हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी। पार्ट 1 में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। उससे रिलेटेड जो भी डिजीज मेंशन कर रखा है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, और उसमें दो दो डिजीज मेनली मेंशन कर रखा है, अस्थमा एंड सीओपीडी। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो भी इंट्रोडक्शन आपको पता हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी फर्दर डिजीज को आपको एक्सप्लेन करना है या जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो में बात कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला मेजर फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान जो भी हम गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम इंक्लूड्स द वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, लंग फॉर कंट्रोलिंग बॉडी पीएच लेवल एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब फॉर द स्मेलिंग। तो जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं उसमें वोकल कॉर्ड आता है जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है, और लंग्स जो होते हैं वो एयर एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और पीएच लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब आता है जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली नजल और नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हुए लंग्स तक पहुंचता है। उसे पूरा क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, फर्दर वो क्लासिफाई किया जाता है। तो वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इंक्लूड द वेंटिलेशन ऑफ द लंग फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, एल्वियोलर एयर, एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर वेपर, सप्लाइंग एयर टू द लैरिंग्स फॉर द वॉइस प्रोडक्शन। तो मेनली यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आपको अगर इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वो एटलीस्ट 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर इतना लंबा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और उसके बाद आप फर्दर जो भी डिजीज है उसको क्लासीफाई करके उसका डिटेल दे सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा डिजीज के बारे में। अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच आवर एयरवे बिकम नैरो, स्वेल अप एंड बिकम मोर ग्रैंडुलर। अस्थमा एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो पास एयरवे पासेज होता है वो क्या होता है, वो नैरो हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है और मोर ग्लैंडुलर हो जाता है। जब हमारे एयरवे में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है अगर वो ज़्यादा ग्लैंडुलर हो जाएंगी तो उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अगर उनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो जो भी वो पैसेज है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ये अस्थमा के सबसे पहला मेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस कैन मेक breathing difficulty and trigger coughing a wheezing when we breathe out and shortness of the breathing। तो इससे क्या होता है, अगर पासेज जो है वो नैरो हो जाएगा तो उसके थ्रू हम ब्रीदिंग जो है इजीली नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके थ्रू इजीली ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या बोलेंगे, हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलेंगे, और ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, व्हीजिंग टाइप का साउंड आता है। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि जो भी अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें व्हीजिंग साउंड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, द वर्ड अस्थमा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मीनिंग्स दैट एनी पेशेंट विच ब्रीथलेसनेस विद द अस्थमैटिक। मीन अस्थमा जो वर्ड है वो उसका ग्रीक मीनिंग होता है उसका शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अस्थमा क्या होता है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ। अब ये ध्यान रखने वाली बात ये होगी आप लोगों के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ा करिए आप लोग तो जो भी क्लिनिकल टर्म्स हैं या जो भी मेडिसिनल जो भी टर्म्स हैं उसका आपको ग्रीक मीनिंग जानना पड़ेगा और हिंदी मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जा रही हैं कि जैसे यहाँ पे अस्थमा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो अस्थमा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मीन्स क्या होता है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। तो ये सारी चीज़ें जो है एमसीक्यू पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का डीपीई का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इस हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि हमें वहाँ पता नहीं होता है किस एरिया से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मोर फोकस की ज़रूरत हो गई है हमें डीपीई का एग्ज़ाम निकालने के लिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। अस्थमा को हम कितने टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस टाइप से? तो एक होता है सीजनल अस्थमा। सीजनल अस्थमा मीन्स क्या होता है? सीजनल वेरिएशन। आप लोग जानते हो सीजन वेरी करता रहता है, तो अगर उस सीजनल वेरिएशन की वजह से जो भी अस्थमेटिक कंडीशन आती है, अस्थमेटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी सीजनल वेरिएशन, नॉर्मली हम जानते हैं कि जब सीजन वेरिएशन होता है तो कफिंग, कोल्ड, ये होना सब में कॉमन होता है। अगर ये कॉमन है तो अगर आपने उसे ट्रीट नहीं किया, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसके बाद क्या हो सकता है? उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है, और उसकी सीवियरिटी बढ़ने के कारण वो अस्थमा या अदर कोई डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए सीजनल अस्थमा जो कि सीजन के वेरिएशन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, एलर्जिकल रिएक्शन होती है थ्रू द पोलन, थ्रू द डस्ट, थ्रू द स्मोक। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है? एलर्जन का काम करती है, और इसके थ्रू भी अस्थमेटिक कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जो भी एलर्जन होते हैं वो हमारी ब्रीथिंग के थ्रू क्या आ जाते हैं? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शंस करने के बाद वहाँ पे जो भी वहाँ पे सेल होती है उसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है? पैसेज जो होता है वो नैरो हो जाता है, और अगर पैसेज नैरो होता है तो अस्थमेटिक कंडीशन इंक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा मीन्स हुआ कि आपका वर्क रिलेटेड, जैसे मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री में क्या है? लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रिकॉशन आपको लेना पड़ता है, आपको मास्क लगाना होता है, आपको ग्लव्स पहनना होता है, सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने पड़े। क्यों? क्योंकि जो सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, और वो हमारे एयर पैसेज में जल्दी इंटर कर जाते हैं, और वो इंटर किए तो वो बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ये मेजर मेजर लंग डिजीज बहुत ज़्यादा उन्हीं के थ्रू होती है। तो इसलिए वहाँ पे भी वो भी अस्थमा का एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज आप लोगों को जनरली पता है, एक्सरसाइज तो सभी लोग को करते हैं, सभी लोग आप लोगों को सलाह देंगे एक्सरसाइज करना, लेकिन कभी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कैसे? कैसे आप लोगों को पता होगा, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो भी हमारा एयर पैसेज फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से, इंक्रीज होने की वजह से ब्लड सप्लाई मोर होने लगेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगेगी, और ब्लड सप्लाई अगर मोर होती है तो वहाँ पे सेल जो होती है वो ज़्यादा ही एक्टिव होने लगेंगे, और ज़्यादा ही एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे भी अस्थमेटिक कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने की भी कुछ लिमिटें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, नहीं तो वो बहुत बड़ा डिजीज का भी कारण हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि हाँ, हमें कितनी एक्सरसाइज कितने टाइम तक करनी है। देन अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप, यानी कि अस्थमा और सीओपीडी दोनों एक साथ मिलकर भी अस्थमेटिक का कारण हो सकता है। तो चलिए हम आगे फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द अस्थमा। It is arising due to the hyper-responsiveness of the immune system causing variable and reversible airflow obstruction. Many factors for the hyperactivity includes allergens, means allergens, pollen grain, animal dander, dust, etc. Upper respiratory tract infection, URTIs, air pollution, cigarette smoke, other chemicals, drugs, food allergen, cold air, and others. And genetic factor include HLA gene mutation. तो यानी इटियोपैथोजेनेसिस मीन्स क्या हुआ कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, एक्चुअल में कॉजेटिव एजेंट क्या है कि अस्थमा हो सकता है। तो सबसे पहला उसमें कारण क्या है? एलर्जेंस है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, एंड अदर फैक्टर लाइक ड्रग, फूड एलर्जन। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अस्थमा कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को आपको खाने से पहले या किसी चीज़ को इनहेल करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहीं आपको उससे एलर्जी तो नहीं है, या कहीं आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, when these factors are interact with the respiratory bronchial mucosa then cause the hypersensitive reaction and stimulate the helper T cell। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें लोगे, जो भी एलर्जेंस वगैरह चीज़ें हैं वो आप जब भी अपने अंदर उसको इनटेक करोगे तो वो क्या करती है? जो भी म्यूकोसा सेल्स हैं, जो भी म्यूकोसा सेल्स होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसको क्या करती है? हाइपर एक्टिव कर देती है। अगर हाइपर एक्टिव होने के कारण वो क्या करती है? टी सेल एक्टिव हो जाती है, वहाँ पे जो भी हेल्पर टी सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, और हाइपर टी सेल्स एक्टिव होने की वजह से क्या होती है?
वो स्टिमुलेशन देती है बी सेल्स को, बी सेल्स को स्टिमुलेट करती है या उसको इंड्यूस करती है कि आप हमारे अंदर जो भी बॉडी में जो भी कुछ कोई भी दिक्कत हुई उसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी बनाइए। तो जैसे ही बी सेल एक्टिव होती है तो आईजीई एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन करती है। when binds to the mast cell surface, now activate the helper T cell and IgE synthesize the mast cell now line up the airways। अब क्या हुआ कि जो हमारी बी सेल एक्टिव थी उसने आईजीई को फॉर्म किया। अब दोनों हेल्पर टी सेल और आईजीई दोनों मिलके क्या करती हैं, मास्ट सेल के सरफेस पे एक्टिव हो जाती हैं। और जैसे ही मास्ट सेल पे एक्टिव होती हैं तो जो भी वहाँ मास्ट सेल होती है वो ब्लड के थ्रू एक्टिव होके वो हमारी म्यूकोसा लेयर जो होती है वहाँ पे आके एग्रीगेट होने लगती है। वहाँ पे एग्रीगेशन होने के कारण क्या होता है, देखिए, नाउ अगेन एक्सपोजर विद द फैक्टर एक्टिवेटेड मास्ट सेल रिलीज द हिस्टामिन ल्यूकोट्रिन्स और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब वहाँ पे जो मास्ट सेल है वो क्या हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सिक्रीट करने लगेगी, जिससे क्या होता है वहाँ की जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी है, सेल की ग्लैंडुलर एक्टिविटी मीन्स मास्ट सेल ही है, मास्ट सेल की जो सिक्रेटिव एक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उसको बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो म्यूकोसा का सिक्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है और ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे एयर इजिली पास नहीं हो पाती है और व्हीजिंग साउंड्स और अस्थमैटिक कंडीशंस जो भी होती है वो इनिशिएट होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द अदर वे हेल्पर टी सेल एंड एक्टिवेटेड मास्ट सेल आल्सो सिक्रीट द साइटोकाइनेस एंड स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर डब्ल्यूबीसी एसनोफिल बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब इसके अलावा क्या होता है, जो भी टी सेल्स और जो भी मास्ट सेल एक्टिवेटेड मास्ट सेल है ये क्या करती है, अदर डब्ल्यूबीसीज को भी एक्टिव करने का काम करती है। मेनली हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, सभी डब्ल्यूबीसीज को एक्टिव करने का काम करता है। अब ये सेल्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है एसिनोफिल्स बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और आप लोगों ने जनरली सुना होगा या जनरली देखा होगा कोई भी इलर्जिकल रिएक्शंस होती है या कोई कोल्ड कंडीशन होता है सबसे पहले इस्नोफिलिया कंडीशन देखी जाती है। उसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, इस्नोफिल का रेट देखा जाता है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है और कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जिससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें यानी कि अस्थमैटिक कंडीशन, इसके अलावा जो होती है ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन, आई में कंजक्टिवाइटिस, नोज में राइनाइटिस एटसेट्रा, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वे अपीयर होने लगते हैं। रिपीटेड प्रोड्यूसर्स लीड्स टू द अस्थमा कंडीशन एंड रिपीटेड, यानी ये सारी जो रिपीटेड प्रोसीजर्स हैं, सॉरी यहाँ पे प्रोसीजर है, जो रिपीटेड प्रोसीजर्स है ये अगर फॉलो होती है तो उससे अस्थमेटिक कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकली हम कैसे जानेंगे कि अस्थमेटिक कंडीशन है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले व्हीजिंग साउंड, आपको व्हीजिंग साउंड आएगा। डिसअपनिया मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि रिस्पिरेशन में बहुत सारी दिक्कतें होगी। कफिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड पेन यानी कि चेस्ट पेन होने लगेगा। एक्सपायरेशन में प्रोलॉन्ग मीन्स एक्सपायरेशन कंडीशन जो होगी, एक्सपायरेटरी जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सपायरेटरी जो रेट था वो बढ़ जाएगा। एक्सपायरेटरी रेट बढ़ने का मतलब, प्रोलॉन्ग का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए पहले आप नॉर्मली एक्सपायरेशन आप 2 सेकंड में करते थे तो अभी आप क्या होगा 4 सेकंड में एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है, ये हो गया। थिक जिलेटिनस स्पूटम म्यूकस, और जो म्यूकस होगा या स्पूटम होगा वो जिलेटिनस होगा, थिक होगा। कार्डियक डिजीज, और कार्डियक डिजीज भी इसके कारण इंड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो जनरल ब्रोंकोडायलेटर का यूज किया जाता है, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, बीटा एगोनिस्ट एंड मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट। 2 टाइप्स को होते हैं। बीटा एगोनिस्ट में आता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एग्जाम्पल है एल्ब्यूटेरॉल, साल्बुटामॉल और फेनोटेरॉल। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट साल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल। नेक्स्ट आता है मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट में शॉर्ट एक्टिंग आता है इप्राट्रोपियम, लॉन्ग एक्टिंग में आता है टायट्रोपियम, एसिलाइडिनियम और ग्लाइकोपाइरोलेट ब्रोमाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी डीपीई एग्जाम में कुछ भी पता नहीं है, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि सिलेबस तो इसका रिलीज कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने बुक भी बना दी है, बुक में सारे क्वेश्चन भी मेंशन कर रखे हैं। तो जहाँ तक 90% चांस है कि उसी बुक से क्वेश्चन होंगे, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड कंपोजिशन। कुछ होते हैं जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज किए जाते हैं, या कुछ को कंबाइन करके कंपोजिशन बनाया जाता है उसमें यूज किए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूटेरॉल एंड इप्राट्रोपियम, फेनोटेरॉल एंड इप्राट्रोपियम, ब्यूडेसोनाइड एंड फॉर्मेटेरॉल एंड फ्लूटिकाजोन एंड साल्मेटेरॉल। ये सारी चीजें होती हैं जो कि कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए अस्थमा। अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अवॉइड द एलर्जन
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। जो भी एलर्जी पॉजिटिव एजेंट है उससे आप अवॉइड करने की कोशिश करें। Avoid the smoking, drinking, chewing and risk factors which are responsible for other disease manifestation। यानी कि जो भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और चिविंग, जो भी ये हैबिचुअल जो भी एक्टिविटी है उसको क्या करिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि अदर डिजीज भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है इसके कारण। रेगुलर यूजेज ऑफ द होम रेमेडीज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, होम रेमेडीज होती है, उस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। होम रेमेडीज का मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि नॉर्मली आपने नेचुरल प्रोडक्ट जो भी है, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, मीन्स तुलसी के पत्ते आप खाते हैं, खाने में गार्लिक, ओनियन, इन सारी चीज़ों का यूज़ जो होता है प्रॉपर अमाउंट में करना ही आप लोगों के लिए बहुत ही उचित होगा, क्योंकि ये सारी जो अस्थमेटिक कंडीशन है, जो भी एलर्जिकल कंडीशन है, ये नेचुरल प्रोडक्ट से ही वो किया, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फॉलो आर डूइंग द रेगुलर प्राणायामा, योगा, एक्सरसाइज एक्सेट्रा इंक्रीज द लंग कैपेसिटी और द हेल्थ। अगर आप रेगुलर प्राणायामा, योगा और एक्सरसाइज, आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सरसाइज कितनी लिमिट में एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लेनी होगी कि कितने अमाउंट में हमें एक्सरसाइज करना है रेगुलर, और जिससे क्या होगा, जो लंग कैपेसिटी हमारी होती है वो बढ़ जाती है, और जो भी एयरवे में प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। Sometimes diet plan also required to manage the disease, so always follow the rules and regulation which are regulated by our government। और क्या होता है, मेनली अस्थमा के लिए, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और रेगुलरली उस पर क्या होता है, रेगुलरली वर्क चल रहे हैं, रेगुलरली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने अगर विलेज वगैरह में देखा होगा तो आशा महिलाओं द्वारा या और जो भी एनएम स्टाफ और जीएनएम स्टाफ जो भी होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे हो रहा है। अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को इसके ऊपर ला रही है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो ड्रग है और बहुत सारे मैनेजिंग फैक्टर होते हैं, वो सारी चीज़ें रेगुलेट की जा रही है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसे आप फॉलो करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये ट्रेंड में बहुत अच्छा टॉपिक है क्वेश्चनिंग के लिए, और इससे एमसीक्यू भी आने के चांस बहुत है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे हमने पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं, कर लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट्स में है, वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। It is a multifactorial entity with a wide range of the clinical manifestation and leading cause of the morbidity and the mortality globally। यह एक ऐसी डिजीज होती है जो कि मोस्ट इफेक्ट करती है मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, यानी कि जो भी मृत्यु दर होती है या डिजीज से पीड़ित जितने भी लोगों का जो दर निकालते हैं हम, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है। सीओपीडी भी एक इसका जो इसको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव पार्शियली रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड लंग हाइपर इन्फ्लेशन विद द सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन एंड कॉर्बिड कंडीशन। ये क्या है, प्रोग्रेसिव डिजीज होती है और पार्शियली रिवर्सिबल होती है। ये प्रोग्रेसिव मीन्स प्रोग्रेसिव, अगर आपने डिजीज का इलाज नहीं किया तो वो रेगुलरली बढ़ती जाएगी, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल डिजीज होती है, इसको हम रिवर्सल में ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज, इट इज द प्रिवेंटिव एंड ट्रीटेबल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लार्जली कॉज्ड बाय द स्मोकिंग एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेटिंग गैस एंड द पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, और इससे क्या कर, प्रिवेंटिबल होती है और ट्रीटेबल होती है, लेकिन ये किसके द्वारा ज़्यादा, इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, तो स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द इरिटेटिंग गैसेज, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। और सीओपीडी ऑफन अकर्स इन द पीपल एक्सपोज टू द फ्यूम्स फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल्स ड्यूरिंग द कुकिंग एंड हीटेड इन प्योरली वेंटिलेटेड होम। जो कि प्योरली वेंटिलेटेड होम में रहते हैं, और जहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बर्निंग फ्यूल्स निकल रहे हैं, यानी कि स्मोक्स निकल रहे हैं, वहाँ पे भी वहाँ पे अगर ज़्यादा रहता है कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे सीओपीडी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स इंक्लूड ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिस्पनिया और एक्सक्रीशन, एक्सर्शन, कफ, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, स्प्यूटम एंड व्हीजिंग साउंड्स होता है। नेक्स्ट हम बात करें इटियोपैथोजेनेसिस, मेनली इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इट इज मेनली कॉज्ड बाय द स्मोकिंग और एलर्जिक सब्सटेंसेस ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर विद द contaminant। Respiratory receptors are modified into the secretory glandular receptors some extent and release the large amount of mucus and obstruct the path of the air।
इसमें भी क्या होता है, जो भी एलर्जेंस होते हैं या जो भी फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाई जो भी रिसेप्टर्स पे कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बाइंड्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारे एयरवेज में म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती है, वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स पे क्या होते हैं, जो भी कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं वो बाइंड्स हो जाते हैं, और बाइंड होने की वजह से वहाँ पे जो भी रिसेप्टर सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाती है, और मोर एंड मोर एक्टिव होने की वजह से उनकी जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ग्लैंडुलर एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो एयर फ्लो का पैसेज है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, it is the smoking heat is entering into the respiratory path and leads to the damaging the immunological cells or respirator receptors, create the resistance of the functional deformity, so it is also lead to the COPD condition। स्मोकिंग कंडीशन, स्मोकिंग कंडीशन मेनली क्या होता है, स्मोकिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्मोक लेते हैं, जैसे सिगरेट्स, बीड़ी, ये सारी चीज़ें होती है, क्या करते हैं, स्मोकिंग फैक्टर, स्मोकिंग क्या है, और इसके थ्रू स्मोकिंग की जाती है। जैसे हम स्मोक करते हैं तो उसके थ्रू जो स्मोक होता है उसके थ्रू हीट भी हमारे अंदर जाती है। अब हीट जो जाती है वो क्या करती है, हमारे जो अंदर रिसेप्टर्स होते हैं या जो भी रिसेप्टर सेल्स होती है, जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो उनको डैमेज करती है, और मोर टाइम डैमेज होने की वजह से उनमें क्या होता है, रेजिस्टेंसी आ जाती है, और उनकी जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, या तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, या तो अपने को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, मोर ग्लैंडुलर बना लेते हैं, जिसकी वजह से सीओपीडी कंडीशन एराइज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, some harmful gases present in the smoking and industrial gas waste, which are the particulate enter into the alveolar sac or alveoli and accumulate by forming the ligand compound with alveolar channel and leads to decrease the surface area of the alveoli। बहुत सारे क्या इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिल्वर्स हो गए, ये सारे पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं, और वो हमारे एयर पैसेज के थ्रू एल्वियोलाई में जाते हैं। एल्वियोलाई में जाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे तो जो सरफेस एरिया होती है एल्वियोलाई की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और आप लोगों को पता है एल्वियोलाई क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का पाथवे होता है, और जैसे ही वहाँ पे सरफेस एरिया उसकी डिक्रीज होगी तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या सीओपीडी हो सकता है। इन अबाउट 1% ऑफ पीपल विथ सीओपीडी द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द लो लेवल ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। मीन्स यह 1% पीपुल में सीओपीडी का कारण जो होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन लेवल होता है यानी कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या होता है, कम बनता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। इट इज मेड इन द लीवर एंड सिक्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये मेनली कहाँ पे बनता था, लीवर और सिक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ड्यू टू द जेनेटिक डिफॉर्मिटी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो उसका लेवल क्या होता है, लो हो जाता है, जो कि सीओपीडी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट टू मेन कॉज ऑफ द सीओपीडी क्या है, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा डिस्ट्रॉय द एयर sac in the lungs and responsible for the vibration, reduce elasticity and surface decreasement of the alveoli, so finally obstruct the gaseous exchange। एम्फाइसेमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा एल्वियोलर सैक होता है उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो क्या हो जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है, और उसमें क्या होता है, फाइब्रेशन होने लगता है, यानी कि उसकी जो म्यूकोसल लेयर है, सब जो भी म्यूकोसल लेयर है वो क्या होने लगती है, फाइब्रस में चेंज होने लगती है, जिससे इलास्टिसिटी भी डिक्रीज होने लगती है। अब जो भी इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज होने का उसमें वो क्या होने लगेगी, दिक्कतें होने लगेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इट कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन एंड द नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब विच कैरी एयर टुवर्ड्स द लंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेली कफ एंड द म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस से मतलब क्या होगा कि आपका जो ब्रोंकाई रीजन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कभी भी एलर्जन के कारण या किसी भी पार्टिकुलेट मैटर के कारण वहाँ पे अगर एलर्जी कंडीशन होती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन कॉज होने के कारण जो भी एयर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डेली कफ और म्यूकोसल प्रोडक्शन होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर ये दोनों कंडीशन होती है, एम्फाइसेमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो सीओपीडी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि क्लिनिकल कंडीशन कौन सी होगी जो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सीओपीडी कंडीशन है। तो हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीओपीडी से रिलेटेड है। लीवर डिजीज, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन,
mainly URTI, upper respiratory tract infections, cough and sore throat, mental disorder, pulmonary hypertension, muscle fatigueness एटसेट्रा। ये सारी कंडीशन अगर आती है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हाँ COPD की कंडीशन है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दोनों में लगभग सेम ही जो भी ट्रीटमेंट होता है लगभग सेम ही होता है, इसलिए आप लोग एग्जाम्पल याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो जनरल ब्रोंकोलाइटिस में बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में एग्जाम्पल है एल्ब्यूटेरॉल, साल्बुटामॉल, फेनोटेरॉल, टार्बुटालिन। लॉन्ग एक्टिव बीटा एगोनिस्ट में क्या है, साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल। जनरल ब्रोंकोडाइलेटर, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग एप्राट्रोपियम, लॉन्ग एक्टिंग एसिलिडियम, टायोट्रोपियम एंड ग्लाइकोप्रोलेट ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम बात करें फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग यूज होती है, एल्ब्यूटेरॉल, इप्राट्रोपियम, फेनोटेरॉल, इप्रेट्रोपियम, ब्यूडेसोनाइड, फॉर्मेटेरॉल, फ्लूटिकाजोन, साल्मेटेरॉल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेनली किसके थ्रू होता था, स्मोकिंग के थ्रू। तो सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ द COPD, सो बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द COPD इज टू अवॉइड द स्मोकिंग और टू स्टॉप द स्मोकिंग नाउ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग कोई पर्सन कर रहा हो तो उसमें COPD के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टोबैको कंजप्शन आल्सो लीड टू द डिजीज, सो प्रिवेंट द टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग यानी कि टोबैको च्यूइंग जो होता है वो एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके थ्रू भी COPD होगा। कैसे, टोबैको में बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारे लिए एलर्जेंस का काम करते हैं, अगर वो एलर्जी कॉज करेंगे तो COPD के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ द केमिकल आर द पार्टिकुलेट मैटर इज द रिस्क फैक्टर, यानी कि जो भी ऑक्यूपेशनल आपका वर्क है, यानी कि मिल फैक्ट्री जिसमें आप वर्क करते हो, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, वो सारी कंपनी है उसमें अगर आप वर्क करते हो तो उस सारी जो भी मैनेजमेंट वर्किंग कंडीशन होती है उसमें आप सारे प्रिकॉशंस को अपनाइए, उसके बाद अपने वर्क को जो है परफॉर्म कीजिए। अदरवाइज आप उस वर्क को छोड़ के कोई दूसरा वर्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको इससे ज़्यादा दिक्कत हो, एलर्जिकल प्रॉब्लम है उससे, तो आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है COPD या अस्थमा का। ठीक है। नेक्स्ट, COPD विद द न्यूमोनिया इज आल्सो मेनी टाइम द कॉज ऑफ द डेथ, सो रेगुलर वैक्सीनेशन रिक्वायर अगेंस्ट द न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। अब COPD क्या होता है, COPD और न्यूमोनिया कई बार क्या होता है दोनों एक ही साथ ओवरलैप कर जाते हैं। अगर ये दोनों एक ही साथ ओवरलैप हो गए तो क्या होता है, मेनली क्या होता है, डेथ अकर्स, मीन्स डेथ होती है। इसीलिए क्या होता है, न्यूमोनिया के लिए, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के लिए वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन रेगुलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वैक्सीनेशन है तो आपको न्यूमोनिया होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर COPD होगा तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो न्यूमोनिया भी हो गया और COPD हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, लीडिंग टू द डेथ। ट्राई टू अवॉइड द इंडस्ट्रियल एरिया एंड विजिट टू द गुड इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है ट्राई कीजिए, कभी भी आपको समय मिलता है, अगर आपको रेस्ट करने का या कभी आपको वॉकिंग करने का, तो आप ऐसी एरिया चुनिए जहाँ पे कोई ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल एरिया ना हो और नेचुरल इन्वायरमेंट हो। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको जो ऑक्सीजन का वो लेवल होता है आपकी बॉडी में वो मेंटेन हो जाएगा, और वो मेंटेन होने की वजह से क्या होता है, ये सारे चीज़ें COPD या अस्थमा की जो कंडीशंस होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सारे हो गए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इस प्रकार हमने आज क्या किया कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड जो भी डिजीज थी उसको हमने आज देख लिया है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो आज आप हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट अगली वीडियो हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।